अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें क्या ज़रूरत है डेटाबेस की, क्यों हम जो डेटाबेस को यूज़ करें, क्यों डेटाबेस को पढ़ें, होता क्या है डेटाबेस एक्चुअल में। ठीक है, तो डेटाबेस जैसे हमने कहा था कि डेटाबेस हमारे पास एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसको हम कहते हैं कि वो डेटाबेस है। कलेक्शन ऑफ डेटा को कहेंगे कि डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ों को आप कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरत क्यों है हमारे पास हमें डेटा बेस की। हमारे पास ऑलरेडी जो सिस्टम्स पड़े हैं, काफ़ी सिस्टम ऐसे हैं जो ऑलरेडी पड़े हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, डायरी फाइल सिस्टम। तो अब क्यों हम जो वो यूज़ करें डेटाबेस को, आखिर क्या ज़रूरत है हमें डेटाबेस यूज़ करने की जब हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल बेस सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये बताएंगे कि जो एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम हमारे पास है और अब जो हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और जो एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम है इनके बेनिफिट अब क्या हैं डेटाबेस के बाद। अगर हम डेटाबेस क्रिएट करें तो फिर हमारे पास फाइल बेस सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, या हमारे पास जो है वो बेनिफिट्स जो है वो हमारे पास डेटाबेस के ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और इसमें आपको एक जो एग्जांपल्स भी देंगे, वीडियो भी शेयर करेंगे एक छोटी सी, जिसमें आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से प्रॉपर वे से जो आप लोग डेटाबेस के बारे में जान सकते हैं, और जो प्रोस एंड कॉन्स हैं जो कि डेटाबेस और एग्जिस्टिंग जो फाइल बेस सिस्टम है उनकी, तो उनको आप जो है वो बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, और हम क्यों हैं वो यूज़ करें जो डेटाबेस जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम है इसको। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास वाई डू वी नीड अ डेटाबेस, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आवर क्लाइंट्स स्टाफ टू कीप रिकॉर्ड एक्टिविटी, कीप सेल्स रिकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे पास हम जो डेटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं वो इसीलिए करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट है, जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, अगर आप लोगों की कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसके अंदर आपका जो एम्प्लॉय रह रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय ने कुछ डेटाबेस का काम किया है, डेटाबेस की जो एंट्रीज की मीन्स रिकॉर्ड जो वो रखना चाह रहा है स्टाफ का, तो उसके लिए हमारे पास वो जो वो लाजमी होता है। हम इसके लिए आपको जो बता देते हैं डिफरेंस के फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। आप लोग ज़रा देख लें कि डेटाबेस है जो लॉजिकल फिजिकल दोनों को एक्सेस करता है, और ये फाइल सिस्टम सिर्फ फिजिकल को करता है। फ्लेक्सिबल एक्सेस टू डेटा है डेटाबेस जो कि, और ये प्रीडिटरमाइंड एक्सेस टू डेटा मीन्स कंपाइल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, और डेटाबेस को मल्टी यूज़र्स मीन्स के आप डिफरेंट लोग एट ए टाइम सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, बट फाइल सिस्टम को ऐसा नहीं है, कंकरेंटली एक्सेस द सेम टाइम। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज पहले होती थी हमारे पास कि फाइल सिस्टम अच्छा था, ये था, पर अब जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है, फेस होती जा रही है स्लो करके। तो अब जो है कम्प्लीटली बंदा डिफ़िकल्ट फेस करता है फाइल सिस्टम को यूज़ करने में कि भाई इसको रिप्लेस कर दो डेटाबेस सिस्टम के साथ, क्योंकि फाइल सिस्टम अब वो बातें नहीं रही, वो लॉजिकल फिजिकल में नहीं है, बहुत में उसको मल्टी यूज़र नहीं कर सकते, और शेयर्ड बाय ऑल प्रोग्राम अथराइज टू एक्सेस टू इट। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं, और इसकी जो डेटाबेस का पर्पज़ है उसके बारे में भी बता दिया जाए आपको कि स्पीड, सिंप्लिसिटी और डेटा यूज़र्स स्टोर कर सकते हैं। इसकी हम वीडियो एक आप लोगों को शेयर कर रहे हैं थोड़ी छोटी सी, तो पहले इसको देख लें आप लोग तक आराम से, आप लोगों को चीज़ें मज़ीद क्लियर हो। हाय गाइस, यहाँ हम लोग देखने वाले हैं नीट फॉर डीबीएमएस। हमें डीबीएमएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, वैसे तो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे लिमिटेशंस को जानने के बाद, यानी कि फाइल बेस्ड सिस्टम के लिमिटेशंस को जानने के बाद समझ चुके होंगे कि हमें डीबीएमएस की यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डेटा क्रिएट किया था फीस के लिए, यानी कि राहुल का ये जो फाइल है इसमें है राहुल का नाम, रोल नंबर, एड्रेस और इसकी फीस। राज के फाइल पे राज का नाम, राज का रोल नंबर, राज का एड्रेस और राज की फीस। रोहित में भी वही है, नाम, एड्रेस, फीस, रोल नंबर। ओके,
अब स्कॉलरशिप नाम का मैंने एक फ़ाइल बनाया जिसमें राहुल का स्कॉलरशिप और इसका एड्रेस है, राज का स्कॉलरशिप और इसका एड्रेस है, रोहित का स्कॉलरशिप और रोहित का एड्रेस हो सकता है। ये है फाइल बेस्ड सिस्टम। ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया ये था हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम। अब इसी डेटा को यानी कि इसी चीज़ को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे, मैंने सिंपली क्या लिखा हुआ है यहाँ कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस और स्कॉलरशिप। मैंने लिख दिया 1 2 3 रोल नंबर, नेम में राहुल राज रोहित, दिल्ली मुंबई कोलकाता, इसका एड्रेस, तीनों का एड्रेस, तीनों की फीस और तीनों का स्कॉलरशिप एक टेबल के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब इससे इसको और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे राहुल का एड्रेस बताइए, तो आप इस फाइल को ओपन करेंगे, फिर सर्च करेंगे। फिर मैं कहूँगा राज को बताइए, तो राज का फाइल को ओपन करेंगे, फिर इसको सर्च करके आप बताएंगे। फिर मैं कहूँगा कि रोहित का आप एड्रेस बताइए या फिर फीस बताइए, तब इसको सर्च करेंगे। फिर मैं कहूँगा कि स्कॉलरशिप बताइए राहुल का, तब इसको ओपन करेंगे, उसमें आप सर्च करेंगे कि रोहित का स्कॉलरशिप कितना है। तो इसमें सर्च करने का जो टाइमिंग होता है वो काफ़ी लेंदी होता है कह सकते हैं, या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है, यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं इनको एक्सेस करने में। ठीक है, अब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि राहुल का आप फीस बताइए, तो आप तुरंत राहुल का नेम देखेंगे और देखेंगे फीस कॉलम में कि यहाँ 10,000 फीस लिखा हुआ है। ये मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं और कैसे हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे हम लोग जानेंगे कि कैसे मतलब फाइल बेस्ड सिस्टम से कैसे बेहतर है DBMS, वो मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कहता हूँ कि रोहित का स्कॉलरशिप बताइए, तुरंत आप रोहित का नाम लिखेंगे, इसका स्कॉलरशिप का कॉलम देखेंगे और रोहित का आप स्कॉलरशिप मुझे बता पाएंगे कि 8,000 है। वहीं आपको इस फाइल बेस्ड सिस्टम में स्कॉलरशिप फाइल को आप ओपन करते हैं, यहाँ आप सर्च करते हैं कि रोहित कहाँ गया, रोहित यहाँ है, फिर इसका आप स्कॉलरशिप मुझे बताते हैं। ठीक है, यहाँ सभी का एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ से आप आसानी से इसको सर्च करके मुझे हर एक जानकारी दे सकते हैं, चाहे वह एड्रेस हो, फीस हो या फिर स्कॉलरशिप। तो ये ज़्यादा आसान होता है इसकी अपेक्षा। ठीक है, सो अभी ये 3 फाइल्स है, इसीलिए मे बी आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे यार ये भी इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे भी कह सकता है तो ऐसे भी कह सकता है। लेकिन जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा यानी करोड़ों, जैसे कि जनगणना करने का, यानी कि जो हम लोग जनगणना होता है उसमें पूरी इंडिया का कितना जनसंख्या उसके बारे में हम लोग गिना जाता है, उसको रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उस तरह का जब सिस्टम आप डेटाबेस तैयार करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि जनगणना में तैयार किया जाता है उसमें कितना पढ़े लिखे हैं एक पर्सन, जैसे कि आप जो भी, जैसे कि राहुल है तो राहुल कितना पढ़ा लिखा है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और जब आपको सर्च करने के लिए कहा जाए तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन जब आप DBMS का यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें इसकी अपेक्षा ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, और जो लिमिटेशंस थी वो यहाँ नहीं है, जैसे कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। और ये हम लोग आगे देखेंगे कि डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। अगर आप हो सकता है कि आप डुप्लीकेशन आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि आप डुप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वह भी पॉसिबल है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है और इसको कैसे दूर भी किया जा सकता है। यानी कि जो लिमिटेशंस हैं उनको आप हटा भी सकते हैं यहाँ DBMS में, या फिर उनको रख भी सकते हैं DBMS में अगर आपको आवश्यकता है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें फाइल बेस्ड सिस्टम में लिमिटेशन के तौर पर दिखाई गई हो वही एडवांटेज के तौर पर आपको DBMS सिस्टम में लगे, या फिर आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ आपको वह लिमिटेशन जो कि फाइल बेस्ड सिस्टम का था उसको आप यूज़ करना चाहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे किन किन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से। ओके, सो ये था नीड फॉर DBMS। आई होप कि सभी की समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone. Welcome to Learnaholic India. Today we are going to learn types of database.
The topics that we are going to learn in today's session are: what is data, what is database, and types of database. So without wasting time, let's start with today's session. First, we will see what is data. Data is a collection of a distinct small unit of information. It can be used in a variety of forms like text, numbers, media, bytes, etc. It can be stored in pieces of paper or electronic memory, etc. Word data is originated from the word datum, that means single piece of information. It is plural of the word datum. In computing, data is information that can be translated into a form for efficient movement and processing. Data is interchangeable. Now let's take a look at what is database. A database is an organized collection of data, so that it can be easily accessed and managed. You can organize data into tables, rows, columns, and index it to make it easier to find relevant information. Database handlers create a database in such a way that only one set of software program provides access of data to all the users. The main purpose of the database is to operate a large amount of information by storing, retrieving, and managing data. There are many dynamic websites on the World Wide Web nowadays which are handled through databases. For example, a model that checks the availability of rooms in a hotel. It is an example of a dynamic website that uses a database. There are many databases available like MySQL, Sybase, Oracle, MongoDB, Informix, PostgreSQL, SQL Server, etc. Modern databases are managed by the Database Management System, DBMS. SQL or structured query language is used to operate on the data stored in a database. SQL depends on relational algebra and tuple relational calculus. A cylindrical structure is used to display the image of a database. Now we will learn types of database. There are various types of databases used for storing different varieties of data such as centralized database, distributed database, relational database, NoSQL database, cloud database, object-oriented databases, hierarchical databases, network databases, personal database, operational database, and enterprise database. We will see each and every type in detail. Let's start with centralized database. It is the type of database that stores data at a centralized database system. It comforts the users to access the stored data from different locations through several applications. These applications contain the authentication process to let users access data securely. An example of a centralized database can be Central Library that carries a central database of each library in a college or university. Some advantages of centralized database are: it has decreased the risk of data management, that is, manipulation of data will not affect the core data. Data consistency is maintained as it manages data in a central repository. It provides better data quality, which enables organizations to establish data standards. It is less costly because fewer vendors are required to handle the data sets. Disadvantages of centralized database. The size of the centralized database is large, which increases the response time for fetching the data. It is not easy to update such an extensive database system. If any server failure occurs, entire data will be lost, which could be a huge loss. Next type of database is distributed database. Unlike a centralized database system, in distributed systems, data is distributed among different database systems of an organization. These database systems are connected via communication links. Such links help the end users to access the data easily. Examples of the distributed database are Apache Cassandra, HBase, Ignite, etc. It can further divide a distributed database system into homogeneous distributed database. Those database systems which execute on the same operating system and use the same application process and carry the same hardware devices. Heterogeneous distributed database. Those database systems which execute on different operating systems under different application procedures and carries different hardware devices. Some advantages of distributed database are: modular development is possible in a distributed database, that is, the system can be expanded by including new computers and connecting them to the distributed system. One server failure will not affect the entire data set. Next type is relational database. This database is based on the relational data model, which stores data in the form of rows, that is tuple, and columns, that is attributes, and together forms a table, that is relation. A relational database uses SQL for storing, manipulating, as well as maintaining the data. E.F. Codd invented the database in 1970. Each table in the database carries a key that makes the data unique from others. Examples of relational databases are MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, etc.
Let's take a look at properties of relational database. There are following 4 commonly known properties of a relational model known as ACID properties, where A means atomicity. This ensures the data operation will complete either with success or with failure. It follows the all or nothing strategy. For example, a transaction will either be committed or will abort. C means consistency. If we perform any operation over the data, its value before and after the operation should be preserved. For example, the account balance before and after the transaction should be correct, that is, it should remain conserved. I means isolation. There can be concurrent users for accessing data at the same time from the database. Thus, isolation between the data should remain isolated. For example, when multiple transactions occur at the same time, one transaction effects should not be visible to the other transactions in the database. D means durability. It ensures that once it completes the operation and commits the data, data changes should remain permanent. Next type of database is NoSQL database. Non-SQL or not only SQL is a type of database that is used for storing a wide range of data sets. It is not a relational database as it stores data not only in tabular form but in several different ways. It came into existence when the demand for building modern applications increased. Thus, NoSQL presented a wide variety of database technologies in response to the demands. It can further divide a NoSQL database into the following 4 types. First is key value storage. It is the simplest type of database storage where it stores every single item as a key, or attribute name, holding its value, together. Second is document-oriented database. A type of database used to store data is JSON-like document. It helps developers in storing data by using the same document model format as used in the application code. Third is graph databases. It is used for storing vast amounts of data in a graph-like structure. Most commonly, social networking websites use the graph database. Fourth is wide column stores. It is similar to the data represented in relational databases. Here, data is stored in large columns together, instead of storing in rows. Some advantages of NoSQL database are: it enables good productivity in the application development as it is not required to store data in a structured format. It is a better option for managing and handling large data sets. It provides high scalability. Users can quickly access data from the database through key value. Next type is cloud database. A type of database where data is stored in a virtual environment and executes over the cloud computing platform. It provides users with various cloud computing services as SaaS, PaaS, IaaS, etc. for accessing the database. There are numerous cloud platforms, but the best options are Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Cometera, PhoenixSnap, ScienceSoft, Google Cloud SQL, etc. Next type is object-oriented databases. The type of database that uses the object-based data model approach for storing data in the database system. The data is represented and stored as objects which are similar to the objects used in the object-oriented programming language. Next is hierarchical databases. It is the type of database that stores data in the form of parent-children relationship nodes. It organizes data in a tree-like structure as shown in the figure. Data gets stored in the form of records that are connected via links. Each child record in the tree will contain only one parent. On the other hand, each parent record can have multiple child records. Next type is network databases. It is the database that typically follows the network data model. Unlike the hierarchical database, it allows each record to have multiple children and parent nodes to form a generalized graph structure. Next type is personal database. Collecting and storing data on the user's system defines a personal database. This database is basically designed for a single user. Some advantage of personal database are: it is simple and easy to handle. It occupies less storage space as it is small in size. Next is operational database. This type of database which creates and updates the database in real time. It is basically designed for executing and handling the daily data operations in several businesses. For example, an organization uses operational databases for managing per-day transactions. Last type is enterprise database. Large organizations or enterprises use this database for managing a massive amount of data. It helps organizations to increase and improve their efficiency. Such a database allows simultaneous access to users. Advantages of enterprise database are: multi-processes are supportable over the enterprise database. It allows executing parallel queries on the system. Thank you for watching today's session.
If you are new to this channel, then subscribe to Learnaholic India and don't forget to click on the bell icon for the latest video updates. If you like today's video, then like it, share with your friends. If you have any query, then please comment below. That's it for today. Stay tuned for next video. Thank you.